हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में लेक्चर 3 और आज का जो टॉपिक है सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज का जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और टॉपिक में दो वर्ड्स हैं, सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, ठीक है। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है। सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कैसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस समझिए और इसके लिए जो फंडामेंटल्स, जो एक तरह से रूल है, उनको समझने की कोशिश करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए ये मैंने यहाँ ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं और इसमें जो पहला जो पॉइंट है इसको समझिए पहले। फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। बस ये ध्यान रखना है, क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। क्या बोला मैंने, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हमको क्या करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। पहला पॉइंट, ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मानिए, एक तरह से एक मेथड है, एक फंडामेंटल रूल मान लीजिए कि क्या कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास अगर गिवन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो हम उसके लिए केवल उसको इंटीग्रेट करेंगे। बस ये ध्यान रखना है, क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे और किसके द्वारा करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट किसको करना है, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स या गिवन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही को हम फैमिली ऑफ कर्व्स भी कह सकते हैं या गिवन सॉल्यूशन कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक। फॉर्मेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें फॉर्मेशन करना है, तो हमारे पास फिर वहां क्या दे रखा होगा, सॉल्यूशन दे रखा होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर समझ लीजिए आप। पहला पॉइंट कि हमें कोई भी डिफरेंशियल, हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और फॉर्मेशन के लिए जस्ट रिवर्स है, एक तरह से मानिए फॉर्मेशन करना है तो हमारे पास दे क्या रखा होगा, हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा होगा। जो हम यहाँ पहले पॉइंट में जो हम फाइंड कर रहे थे वो यहाँ दे रखा होगा। सॉल्यूशन को ही हम फैमिली ऑफ कर्व्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हमें गिवन में होगा, तो हम इस फैमिली ऑफ कर्व्स या सॉल्यूशन को हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम फैमिली ऑफ तो हम जो आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस सेकंड केस में हमें क्या करना होगा, जब फैमिली ऑफ कर्व्स होगा तो वहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो वहाँ 2 काम साथ साथ करने होंगे
कि डिफरेंशिएट भी करना होगा और आपका एवरेज कांस्टेंट का एलिमिनेशन भी करना होगा, ठीक है ना। एक कांस्टेंट है एवरेज कांस्टेंट, तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, ये भी ध्यान रखना है। दो कांस्टेंट हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, तीन कांस्टेंट हैं तीन बार डिफरेंशिएट करना है, और वो जो रिलेशन निकलते आएंगे डिफरेंशिएशन करने पर बहुत सारे रिलेशंस फाइंड होंगे, उन्हीं के द्वारा आपस में हम उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके वहाँ से एलिमिनेशन करेंगे एवरेज कांस्टेंट का, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ से मैं अब यहाँ ये मैंने कुछ इक्वेशंस ली हैं यहाँ पर, ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ली हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन तो हम बता ही चुके थे पहले वीडियोस में, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि उसमें एक डेरिवेटिव होता है और आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डेरिवेटिव होता है, और इक्वेशन वर्ड आ रहा है तो वहाँ इक्वल साइन तो होगा ही, ठीक है ना। ये तो एक ये डेफिनेशन हम बता ही चुके हैं। तो अब देखिए ज़रा, तो ये जैसे कि ये इसमें एक डेरिवेटिव दे रखा है और ये पूरा एक इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो एक तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें क्या करना है, ये हम पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़रा देखें इसको, इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। तो हमारे पास जैसे कि dy एंड dx, ठीक है ना, ये मैं लाइन और यहाँ ड्रॉ करिए, ठीक है ना। जैसे ये दे रखा है हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए आप, dy एंड dx इज इक्वल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, बिल्कुल फिक्स है, याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, x के साथ x वेरिएबल के साथ x वाले टर्म और y वेरिएबल के साथ y वाले टर्म, इसको सेपरेट कर दीजिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy इज इक्वल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx, इसको ये भी लिखा जा सकता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन करना है, सॉल्यूशन निकालना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे मुझे सॉल्यूशन निकालना है, तो मैं इसको अब इंटीग्रेट करूंगा। पहले हम सेपरेट करेंगे, देखिए यहाँ पूरा x वाले टर्म हो गए पूरे, यहाँ y वाला हो गया टर्म, ठीक है ना। तो हम इसको सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखिए तो साइन ऑफ इंटीग्रल लगाएंगे, 1 dy लिख सकता हूं मैं इसको, इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx, और प्लस से कांस्टेंट अटैच कर देंगे, पहले से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है हम। तो इसका इंटीग्रेशन 1 का y के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, dy है तो y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए। देखिए इसको जरा पुट करिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना इंटीग्रेंट आपका, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, इसको इस पोर्शन को यहाँ देखिए पुट करें, तो यह पुट करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टी पुट करना, तो देखो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल 2x प्लस 0 और 2x dx इज इक्वल dt, या x dx इज इक्वल dt बाई 2। देखिए जरा इसको देखें और इसे देखें, x dx आ गया ना ये डेरिवेटिव, जो जिसको पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये डेरिवेटिव यहाँ इसी में कहीं ना कहीं दे रखा होता है। तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ, x dx की जगह पर dt बाई 2 लिखूंगा, y2 बाहर निकाल दूंगा, तो 1/2 बाहर निकाल दिया, साइन ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर t रख देंगे और ये dt हो गया, और प्लस सी कॉन्स्टेंट।
अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, 1 में x का log x होता था तो 1 में t का log t हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल 1/2 और ये log और आपका ये t और प्लस का c, और t की जगह पर ये कांस्टेंट, t की जगह पर ये जो हमने पुट किया इसको रख दो, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल 1/2 और log और x स्क्वायर और +1 और ये आपका प्लस c, ये निकल के आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। क्या आया ये आपका जो निकल के आया, ये फाइंड होके अभी जो वैल्यू आई, इंटीग्रेशन करा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। या हम इस सॉल्यूशन को ये भी कह सकते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, दोनों ही बातें हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स। अच्छा ठीक है ना, क्लियर आ गया ना पहला पॉइंट। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो बस उसको सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया, ये बिल्कुल फंडामेंटल रूल है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उससे हमें सॉल्यूशन निकालना है, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, अच्छा, और उसको सेपरेट करने के बाद ये आपका सॉल्यूशन फाइंड हो गया। अब एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन तो आ गया, अब यहाँ एक बात क्या ध्यान रखनी है, वो ये याद रखना है कि ये जो डेरिवेटिव यहाँ दे रखा था, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना था, ऑर्डर कितना था 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव था ना। तो यहाँ जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इंटीग्रेट करने पर यहाँ कांस्टेंट भी 1 ही अटैच होगा। ठीक, जितना ऑर्डर होगा उतने ही यहाँ कांस्टेंट, एवरेज कांस्टेंट आएंगे, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ ऑर्डर 2 होगा तो एवरेज कांस्टेंट भी यहाँ 2 अटैच होंगे, ऑर्डर 3 होगा तो एवरेज कांस्टेंट भी यहाँ 3 अटैच कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, वो आगे हम उनके अलग अलग मेथड्स हैं सॉल्व करने के, सब में होगा इंटीग्रेशन ही, ठीक है ना, लेकिन उनके अलग अलग तरीके हैं, वो आप आगे बताएंगे। लेकिन मैं अभी फिलहाल इसका एक स्टार्टिंग क्या होता है, कैसे है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला था। ठीक है ना, तो यहाँ ऑर्डर इसका क्या है, 1 ऑर्डर का है ना, इसलिए कांस्टेंट एक ही और कांस्टेंट, एवरेज कांस्टेंट अटैच होगा। तो हम इसको जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन या फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों कहलाता है, क्योंकि सी जो है यहाँ पर एक एवरेज कांस्टेंट है। सी को मैं वैल्यू अगर अलग अलग दे दूंगा, सी इज इक्वल मैंने दे दिया, मान लो सी इज इक्वल मैंने 1 दे दिया, सी इज इक्वल मैंने 2 दे दिया, सी इज इक्वल मैंने 3 दे दिया, बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूंगा सी की जगह पर, तो बहुत सारी ये आपका सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है ना, तो एक तरह से वो क्या हो जाएगी, एक फैमिली बन जाएगी। तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो एक सी कांस्टेंट एवरेज को यहाँ अटैच करने के बाद एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस बात को ऐसे समझिए, कोई पर्टिकुलर नहीं है। अगर मैं सी को यहाँ कोई वैल्यू यहाँ 1 रख दूँ, यहाँ पर सी की जगह पर मैंने यहाँ रखा 1, तो फिर हम इस सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो वे सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। सी को जो एवरेज कांस्टेंट है उनको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर, उनके पास उनकी जगह पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख दें हम, तो उसी जनरल सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। उस फैमिली का एक कोई मेंबर निकल के आ रहा है, वो एक तरह से आप ये मानिए आप। ठीक है ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सी दे रखा है। अब मैं उस पर भी आऊँगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और वो क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हम, जैसे एक क्वेश्चन मैंने उसका भी लिया है यहाँ। ठीक है ना, कैसे निकालते हैं उसको भी क्लियर आ गया ये सिस्टम। तो ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। कैसे किया, इंटीग्रेशन करने के बाद।
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है तो हम उसको सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अटैच है। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह पर मैं कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट यहाँ पर किसी कंडीशन के द्वारा रखा जाएगा, ऐसे ही नहीं रखा जाएगा कि मैं कुछ भी रख दूँ, यहाँ 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, ऐसे नहीं। ये तो मैंने समझाया था इस बात को कि यहाँ 1 हो, 2 हो, सी की वैल्यू कुछ हो यहाँ पर, तो इसी सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस फैमिली ऑफ कर्व का एक मेंबर होगा, और जनरल सॉल्यूशन या फैमिली ऑफ कर्व्स वो एक ही बात है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन सी के साथ, सी वाले उसको सिस्टम को जनरल सॉल्यूशन या फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, इसमें जो दूसरा पॉइंट है ये वाला, ये क्या कहता है? ये पॉइंट ये कह रहा है कि हम जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करें। तो फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन चाहिए मींस, जैसे कि अभी इसी क्वेश्चंस को मैंने ये हमारे पास यहाँ क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने क्या करा, ये सॉल्यूशन निकाला, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इस सॉल्यूशन से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना चाह रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है? गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स या गिवन सॉल्यूशन। तो मैं इसका अब रिवर्स काम करना शुरू कर दूं, मींस तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन निकाला, ये तो हमने क्या करा? इंटीग्रेशन किया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी फाइंड कर सकता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो देखो, अब मैं इसी सॉल्यूशन से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ये अभी फाइंड करूंगा आपके सामने, देखें जरा तो कैसे होगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? ये y इज इक्वल 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, ये हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो फॉर्मेशन किससे होता है? हमारे पास गिवन में क्या होता है? फैमिली ऑफ कर्व्स या गिवन में सॉल्यूशन। ये हमारे पास गिवन में है, मान लो जो अभी हमने निकाला है, ये हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है। तो सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, मतलब इसको उल्टा, ये इससे हमें ये फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए फिर हमें क्या करना है, ये हमने बताया बिल्कुल। उसके लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। तो देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो गया आपका? dy एंड dx इज इक्वल 1/2 log x का log x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 में x स्क्वायर और प्लस 1, और फिर इसका चेन रूल से और होगा 2x और प्लस 0, और c जो कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा? 0। और देखो यहाँ पर ये आपका 1/2 और आपका 2x में x स्क्वायर और प्लस 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, और ये dy एंड dx इज इक्वल x स्क्वायर और प्लस 1। देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। किससे हुई? सॉल्यूशन से। तो हमने क्या करा था? अभी देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, और सॉल्व करने पर ये सॉल्यूशन निकाला था। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। सॉल्व करना मींस इंटीग्रेशन करना। यहाँ सॉल्व जो होता है वो, उसमें क्या करना पड़ता है? हमें इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। और इसका जितना ऑर्डर है उतने ही वहाँ कांस्टेंट अटैच होंगे, ठीक है ना। 2 है ऑर्डर तो 2 अटैच होंगे, 3 है तो 3 होंगे, 1 है तो 1, ठीक है। ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमने क्या करा था? इसी सॉल्यूशन से, ये जो सॉल्यूशन दे रखा है, इससे, ये सेकंड पॉइंट, इस सॉल्यूशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो, हमने इसी सॉल्यूशन से, ये सॉल्यूशन दे रखा था, इसको हमने डिफरेंशिएट करा, तो देखो ये इक्वेशन आ गई।
ये इक्वेशन आ गई, देखो बिल्कुल सेम। इसको आप देखें और इसको देखें, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये है। क्लियर हो गया होगा। और फिर और बड़ा सिंपल पहचान, डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है? कोई भी हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है उसके क्या पहचान है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या ये सॉल्यूशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव नजर आएगा, बिल्कुल क्लियर पहचान। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव नजर आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, और इक्वल साइन तो होगा ही क्योंकि इक्वेशन है। सॉल्यूशन के अंदर ये डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, डेरिवेटिव ये नहीं नजर आता। सॉल्यूशन में डेरिवेटिव का बिल्कुल एलिमिनेशन है, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है। और कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ डेरिवेशन नहीं रहेगा, वो यहाँ डेरिवेटिव नहीं नजर आएगा। क्लियर हो गया? सॉल्यूशन में डेरिवेटिव नजर नहीं आएगा और कांस्टेंट नजर आएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट नजर नहीं आएगा, डेरिवेटिव नजर आएगा। ये है। चलिए देखो, अब मैं आगे नेक्स्ट एक और करता हूं, जैसे इसमें जैसे अब मैं इस सेकंड वाले को देखता हूं, देखो इसको, ये फर्स्ट क्लियर हुआ। अब मैं सेकंड, हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन देखें जरा, सेकंड वाला आपका x + 2 और ये dy एंड dx इज इक्वल x² + 4x - 9, ठीक है। अब हम फिर पहले पॉइंट पर जाना चाह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट पर। मुझे ये क्या दे रखा है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे मालूम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? भाई डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है, बिल्कुल पहचान मैंने बताया। डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान डेरिवेटिव नजर आना चाहिए। एक डेरिवेटिव हो, दो ऑर्डर, एक डेरिवेटिव दे रखा हो या दो डेरिवेटिव दे रखे हो, तीन हो है, और या आपका फर्स्ट ऑर्डर का हो या सेकंड ऑर्डर वाले डेरिवेटिव हो, थर्ड ऑर्डर वाले हो, डिग्री एक डिग्री आपका 1 डिग्री का हो या 2 डिग्री के हो, ये इससे मतलब नहीं है, डेरिवेटिव होना चाहिए बस। डेरिवेटिव नजर आना चाहिए, मींस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, बिल्कुल क्लियर। अब उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डिग्री कुछ भी हो सकती है, और एक से अधिक डेरिवेटिव हो सकते हैं, वो मतलब नहीं है। ओनली एटलीस्ट 1 नजर आना चाहिए, 1 डेरिवेटिव हो, डिफरेंशियल इक्वेशन है। 1 से ग्रेटर डेरिवेटिव है, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डेरिवेटिव है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, मैंने पहला पॉइंट पे फिर हम चलेंगे। फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें क्या, फॉर सॉल्यूशन के लिए, फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, हमें सॉल्यूशन निकालना है। इस क्या करेंगे? इंटीग्रेट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या बताया, पहले इसको सेपरेट करिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि dy एंड dx इज इक्वल x² + 4x - 9 अपॉन में x + 2। और कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ y वाला टर्म है, यहाँ x है, तो x को x के साथ अटैच, इसको dx को इधर ले जाइए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² + 4x - 9 अपॉन में x + 2, ठीक, क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए, ये आपका सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो साइन ऑफ इंटीग्रल 1 dy, साइन ऑफ इंटीग्रल x² + 4x - 9 अपॉन में x + 2, और ये dx देख लीजिए, कांस्टेंट अटैच कर दो, एक कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 1 है, सॉरी ऑर्डर इसका 1 है, डिग्री नहीं, ऑर्डर 1 है।
डिग्री का मतलब नहीं है यहाँ पर, ऑर्डर को देखना है, ठीक है ना। ऑर्डर यहाँ 1 1 दे रखा है, इसलिए कांस्टेंट 1 अटैच हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है बस। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को देखो तो यहाँ डिनोमिनेटर की मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। भाई न्यूमिनेटर जो है इसकी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की 1 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ तो इसका y हो जाएगा, इसका कैसे करें, तो इसको डिवाइड करिए पहले। तो डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 को आप x प्लस 2 से डिवाइड करिए, तो आपका x और ये आपका x स्क्वायर और प्लस का 2x, चेक कर लें, साइन चेंज करिए, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आपका 2x और माइनस 9, एक बार और डिवीजन होगा तो ये आपका ये 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई तो ये 2x और प्लस का ये 4 हो जाएगा, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, माइनस का ये 13 हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखो अब मैं इसको कैसे लिख दूंगा, -13, ये आपका कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, इस फॉर्मूले में रख दीजिए इसको। तो ये आपका 1 dy इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल x प्लस 2 माइनस का 13 अपॉन x प्लस 2, देख लीजिए, और ये आपका dx और प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट अब हो जाएगा ये, तो देखो इसका तो हो जाएगा y, इसका यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस का 2x, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 1 का x हो जाता है। यहाँ माइनस का ये 13 और ये आपका log x प्लस 2, ये आ गया, और प्लस का c हो गया। दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, वो भी जनरल सॉल्यूशन है, या फैमिली ऑफ कर्व्स कह सकते हैं इसको, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और फैमिली ऑफ कर्व। ठीक, क्योंकि यहां सी एवरेज कांस्टेंट अटैच है इसके साथ, इसलिए फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक, ये सॉल्यूशन आ गया। तो ये पहला पॉइंट क्या है, हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, तो हम उससे उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल सीधा तरीका, बिल्कुल फिक्स, इंटीग्रेशन कर दो, उसका सेपरेट करिए, इंटीग्रेट करिए, काम खत्म हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की पहचान क्या बताई मैंने, सॉल्यूशन की पहचान फिर से, इसमें डेरिवेटिव नजर नहीं आएगा, ये डेरिवेटिव इसमें कहीं नहीं रहता है ना, और आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट नजर आता है, ये सॉल्यूशन है। डेरिवेटिव यहां से, डेरिवेटिव का एलिमिनेशन हो जाता है, एक तरह से मानिए डेरिवेटिव का एलिमिनेशन हो जाता है और कांस्टेंट यहां अटैच हो जाता है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस सॉल्यूशन से मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, मींस रिवर्स प्रोसेस, मींस सेकंड वाला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। ठीक है, तो फॉर्मेशन किससे होता है, सॉल्यूशन से होता है। भाई फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएट गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स और गिवन सॉल्यूशन, ये मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है। तो गिवन सॉल्यूशन या फैमिली ऑफ कर्व्स, सॉल्यूशन भी मींस जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये जनरल सॉल्यूशन है।
तो हम इसको अब उसके लिए डिफरेंशिएट करना है। यहाँ डिफरेंशिएट जनरल बिल्कुल, अब देखो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए आप इसको। देखिए अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे अब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, तो वो किससे होगा, सॉल्यूशन से होगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास ये दे रखा है, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 + 2x, ठीक है, और -13 log x + 2 और +c, ये सॉल्यूशन दे रखा है। तो सॉल्यूशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट में डिफरेंशिएशन, पहले में इंटीग्रेशन, ये बिल्कुल फिक्स मेथड है, ठीक। तो क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो dy एंड dx, इसका 2x² का 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अपॉन में 2 दे रखा है, और यहाँ 2x का 2 बचेगा, -13 इंटू इसका 1 अपॉन में x + 2 और c का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखिए जरा, तो dy एंड dx इज इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, x + 2 -13 अपॉन में x + 2, ये आ गया। अब जरा यहाँ एलसीएम ले लो, x + 2 यहाँ अपॉन 1 मान लो, इससे इसको डिवाइड करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर हो गया -13 हो गया, इज इक्वल ये आपका dy एंड dx चल ही रहा है, यहाँ तक आ गया। अब इसको a + b का होल स्क्वायर से ओपन करिए, और इसको मैं इधर लिखे देता हूँ, यहाँ से इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको मैं dy एंड dx इज इक्वल x² + 4 + 4x -13 अपॉन x + 2, देखिए जरा, और ये आपका dy एंड dx इज इक्वल x² + 4x माइनस का 9 अपॉन में x + 2, क्रॉस कर दो मल्टीप्लिकेशन इधर इसका, तो x + 2 dy एंड dx इज इक्वल x² + 4x -9। अब आप देखिए जरा, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन जब होता है तो वहां क्या हो जाता है, dy एंड dx क्रिएट हो जाता है, और कांस्टेंट जो था इसमें सॉल्यूशन में, जो कांस्टेंट था, इसका एलिमिनेशन हो जाता है यहां पर, क्लियर। हम सॉल्यूशन से जब डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से इस बात को समझिए कि कभी डिफरेंशियल आपका सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं, सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव क्रिएट हो जाता है, और कांस्टेंट यहाँ से उसका एलिमिनेशन हो जाता है, कांस्टेंट रिमूव हो जाता है। तो देखिए आप, यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। सेम इसको देखिए और इसे देखिए, ये दोनों सेम है, वही जो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन निकाला था, ये वाला, ये सॉल्यूशन था इसका, ये सॉल्यूशन निकाला था, यही तो था जनरल सॉल्यूशन, ठीक।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये हमने सॉल्यूशन निकाला था। देखो फिर से समझ लो इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने सॉल्यूशन निकाला, मींस डेरिवेटिव का रिमूव हो गया, यहाँ डेरिवेटिव का एलिमिनेशन हो गया सॉल्यूशन में और कांस्टेंट क्रिएट हो गया। ठीक, ये पहचान। और सॉल्यूशन से फिर हमने यही डिफरेंशियल इक्वेशन यही निकाल दी। भाई ये क्या किया, इसी से यही तो फाइंड हो गया, ये अभी जो निकाला ये और ये दोनों सेम है, तो हम सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो फिर डेरिवेटिव क्रिएट हो गया और कांस्टेंट, यहां से कांस्टेंट का एलिमिनेशन हो गया। ठीक, तो ये है तरीका। आगे नेक्स्ट एक और हम समझाते हैं इसी बात को। अब मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन वो मैंने वैसे बता दिया, लेकिन और उसके लिए इस बात को ऐसे भी समझ लें। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये वाला थर्ड वाला, देखिए इसमें ये तो क्वेश्चन दे रखा है और ये कॉमा करने के बाद ये एक इसका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है एक तरह से। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन यहाँ देना ज़रूरी है। ठीक है, ये इसका, ये इस नोटेशन का मतलब क्या है, ये क्या मतलब है इसका, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है 0 वो x इज इक्वल दे रखा है। इनिशियल मतलब एक तरह से ये x की वैल्यू अगर जो है आपका इफ x इज इक्वल 0 है, इफ x इज इक्वल 0 है देन y इज इक्वल 5 होगा। इसको हम इसी बात को इसको हम ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो x इज इक्वल रहती है और इज इक्वल करके जो वैल्यू है 5 वो y इज इक्वल रहता है। ठीक है ना, इस बात का, इसी बात और इसी को कंबाइन करके हम ऐसे लिख देते हैं। इसका लिखने का तरीका एक ये भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्वेश्चन देखो ये दे रखा है, तो हम पर्टिकुलर जो मैं अभी बात कर रहा था, जैसे मैंने सी की वैल्यू रख दी थी 1 2 3 4, तो ऐसे हम अपनी तरफ से नहीं रख सकते, उसमें कुछ यहाँ कंडीशन ऐसे दे रखी होगी क्वेश्चन में। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, और इसका मैंने मीनिंग समझा दिया। ये कंबाइंड करके है, ये वैल्यू अंदर x की है और ये इज इक्वल 5 ये y की वैल्यू है। इसको हम ऐसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, इसको कंबाइंड करके ऐसे लिखा जा सकता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसके द्वारा हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम इसके जनरल सॉल्यूशन भी निकाल सकता हूं इसका, और इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से इसका मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल सकता हूं। मैंने ये प्रॉब्लम इसलिए यहां पर ली है। देखिए जरा, जैसे e टू द पावर, ये जो दे रखा है थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड जो दिया है हमने, जैसे dy एंड dx, e की पावर ये दे रखा है और आपका x प्लस 1 दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, लॉग के फॉर्म में, कि लॉग x प्लस 1 इज इक्वल dy एंड dx, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला, और हमने इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ था यहाँ, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये इजी होगा सॉल्व करने के लिए। अब देखिए जरा, तो ये क्या हो गया एक तरह से, इसको हम ये लिख सकते हैं कि dy एंड dx इज इक्वल लॉग x प्लस 1। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले पॉइंट पर आइए, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है और इसमें कोई कांस्टेंट अटैच नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल सीधा पहचान। इससे हमें सॉल्यूशन निकालना है। पहले पॉइंट पर आइए, तो क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है बस। और पहले इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल लॉग x प्लस 1, ठीक है, और dx ये लिखा जा सकता है। अच्छा, अब यहां देखिए,
अब इसके बाद हम इसको सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको आप इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। साइन ऑफ इंटीग्रल 1 dy इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल log x प्लस 1 dx और प्लस c कांस्टेंट अटैच, यहीं से कर दो। देखिए यहां log x का इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई? log x का इंटीग्रेशन तो हम जानते नहीं है, हम तो 1/x अगर हमारे पास है 1/x 1/x का इंटीग्रेशन log x तो जानते हैं हम, लेकिन log x का इंटीग्रेशन ये कैसे होगा? तो log x का इंटीग्रेशन या tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रेशन हो या log का इंटीग्रेशन हो, और सिंगल फंक्शन दे रखा हो, केवल सिंगल, log अकेला दे रखा है यहां पर, सिंगल है, तो उसको उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम इंटू 1 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? इसको इंटू 1 यहां पर, बस ये ध्यान रखना है, इंटू 1 कर दीजिए। अब और इंटू 1 करने पर इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, ठीक है ना। कभी भी log अकेला है और आपका कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला है, log वाला फंक्शन अकेला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला है, तो उसके साथ इंटू 1 कर दो, बस इंटू 1 करके, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा दो। इंटू 1 करने पर यहाँ 2 फंक्शंस क्रिएट हो गए, और ये log वाले को हम फर्स्ट मानते हैं, और जो 1 जो इंटू किया था वो सेकंड फंक्शन हो गया। बस ये काम करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, उससे इस log का इंटीग्रेशन फाइंड होता है, ये अलग तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ 1 और ये dy, इसका तो ये मैं अभी इस स्टेप को यहाँ लिख देता हूँ, और इज इक्वल, और इसका क्या हो जाएगा? देखो log, तो इसका अब इसको डायरेक्ट लिख दो ना, y लिख दो यहाँ पर, हाँ 1 dy इसका y हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन देखो फर्स्ट फंक्शन सेम log x प्लस 1 इंटू, और आपका ये 1 dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल dn dx, और ये log x प्लस 1 और इंटू 1 dx, और इस टोटल का dx, और प्लस का c चल ही रहा है, ये हो गया। तो ये y इज इक्वल, अब देखिए 1 का x हो जाएगा, तो x इधर लिख दिया, log x प्लस 1 लिख सकता हूँ, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल इसका 1/में x प्लस 1, ये डिफ्रेंसिएशन होता है यहाँ, इंटू x और dx और प्लस c, क्लियर। यहाँ आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x, और ये log x प्लस 1 माइनस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये x है ना, तो x प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 1 एंड dx, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और प्लस c, देख लीजिए इस x को x आ गया, और x में एक हमने जोड़ दिया और एक माइनस कर दिया। ऐसा करने से ये कुछ फुल फॉर्म बनेगा, फुल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। फुल क्या मतलब? जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्रिएट होगा, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हो गया। जो हमारा जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकें वो यहाँ इंटीग्रेंट क्रिएट हो जाएगा। ये आपका y चल ही रहा है, y इज इक्वल x log x प्लस 1 माइनस, और ये आपका 1 माइनस 1/में x प्लस 1, और ये dx और प्लस c, या y इज इक्वल x log x प्लस 1 माइनस, देखिए जरा 1 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ले लेता हूँ, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस x, और ये आपका प्लस का log x प्लस 1 और प्लस c, ऐसा हो गया, देख लीजिए। तो ये जो है आपका इसका एक जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया। क्या आया?
जनरल सॉल्यूशन है। ये क्या है आपका जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक, अभी मैं इससे पहले एक क्वेश्चन जो हर बार, जो मैंने दो क्वेश्चन, ये पहला और ये दूसरा जो किया है, उसमें भी सी हर बार आ रहा है टेस्ट। तो मैं वहां बता रहा था सी की वैल्यू अगर हम 1 2 3 4 कोई वैल्यू हो, हम अपनी तरफ से नहीं रख सकते, ठीक है, उसको किसी कंडीशन से निकाला जाएगा सी की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर यहाँ पर हो जाएगी, इसी सॉल्यूशन में सी की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हो जाएगी, तो उसी को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कह देते हैं। बस ये फर्क है। जनरल सॉल्यूशन सी के साथ, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ जो सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट न्यूमेरिकल है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू वाला कांस्टेंट है, तो उस सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कह देते हैं। बस ये फर्क है, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ जो सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन, और आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट के साथ सॉल्यूशन है तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशन को आप समझ लो, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, मैं अब सी की इस वैल्यू को इस इनिशियल वैल्यू से फाइंड करूंगा, जो इस क्वेश्चन के साथ यहां कॉमा करके ये दे रखी थी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी ये। तो अब हम यहां पर x इज इक्वल अगर 0 है तो y इज इक्वल 5 होता है। तो इस x की वैल्यू और y की वैल्यू को इस सॉल्यूशन में मैं रखूंगा, और रखने से ये c की वैल्यू फाइंड होगी। ये कंडीशन यहां दे रखी है, देखिए जरा। तो पहले तो आप इसको यहां से, इसे मैं इरेज किए देता हूं। तो अब मैं देखो यहां पर ये x इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 5 इस सॉल्यूशन में आप रखिए, जहां जहां x है जहां जहां y है। तो देखिए जरा, तो y की जगह पर मैं 5 रख दूंगा इज इक्वल, x की जगह पर 0 रखूंगा, जब यहाँ x 0 रखूंगा तो यहाँ इंटू हो रहा है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 कर दिया। देख लीजिए यहाँ क्या इंटू हो रहा है ना, ये 0 रखूंगा तो ये 0 इंटू तो पूरे को 0 कर देगा, माइनस फिर ये 0, x की जगह पर 0 आपका ये, ठीक है ना। x इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 5 रखना है इसमें, बस ये काम करना है। तो ये 0 और फिर उसके बाद फिर प्लस और लॉग और आपका 0 + 1 और प्लस c। अब देखिए 5 इज इक्वल, ये सब 0 0 और ये आपका प्लस में ये लॉग और ये 1 और प्लस c। लॉग 1 क्या होता है, लॉग 1 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका 5 इज इक्वल 0 + c, मतलब c इज इक्वल आपका 5 आ गया। तो ये c की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई, ये इस वैल्यू को फिर हम इस सॉल्यूशन में यहाँ रख देंगे, किसके द्वारा, इस इनिशियल वैल्यू, जो कंडीशन जो दे रखी थी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी ये। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से हमने ये x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐसे दे रखी होगी, और उस वैल्यू को इस सॉल्यूशन में रखते हैं। रखने के बाद जो c फाइंड होता है, ठीक है ना, वो उस c इज इक्वल, यहाँ 5 आया, c इज इक्वल 5 हम यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एक तरह से ये हो जाएगा y इज इक्वल x log x + 1 माइनस x प्लस log x + 1 और प्लस का 5, ठीक है ना, प्लस का 5। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैंने क्वेश्चन ये इसलिए लिया था, ये सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर हो गया, जिसमें c जो है, c की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल हो, जैसे, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी किसी कंडीशन से फाइंड होगी, हम ऐसे ही नहीं रख देंगे उसको, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया c अगर न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल नहीं है c, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो वो जो है आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पर्टिकुलर कांस्टेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये जो कांस्टेंट है, या आपका जनरल सॉल्यूशन में ये जो कांस्टेंट हैं, ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो एक से अधिक भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। और वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, ये मैंने अभी पहले ही बताया
कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जितना ऑर्डर होगा उतने ही एवरेज कांस्टेंट होंगे। अभी क्या है, ये वन ऑर्डर वाले हैं सारे, इसमें भी ये वन ऑर्डर है, यहाँ भी ये वन ऑर्डर है, यहाँ भी ये वन ऑर्डर का ही था, वन वन ऑर्डर है। तो इनका जब सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं तो एवरेज कांस्टेंट भी वन ही आ रहा है। अगर ये ऑर्डर 2 का होती डिफरेंशियल इक्वेशन ये सारी की सारी, तो वहाँ एवरेज कांस्टेंट 2 आते हैं। अगर यहाँ ऑर्डर 3 होता तो एवरेज कांस्टेंट 3 आएंगे जनरल सॉल्यूशन के अंदर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसे ही फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, वो भी इस इनिशियल कंडीशन के द्वारा, जैसे यहाँ एक ये कंडीशन है, वहाँ पे 2 कंडीशंस दे रखी होंगी और 2 कंडीशन से वो इक्वेशन 2 इक्वेशंस बनती हैं इन एवरेज कांस्टेंट में ही, ठीक है ना। उनको सॉल्व करने के बाद फिर C1 C2 C3 उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू करस्पॉन्डिंग अलग निकलती चली जाती हैं, ठीक है ना। तो उनको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलिए अब मैं जैसे अब मैं आपको कुछ और भी बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फॉर्मेशन से रिलेटेड ले रहा हूं मैं। जैसे अब हमारे पास मान लो एक सॉल्यूशन दे रखा है। क्या सॉल्यूशन है? y इज इक्वल, मैंने एक अलग से लिया हुआ एक क्वेश्चन, ax और प्लस b अपॉन में x, ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन दे रखा मान लो। देखिए तो ये क्वेश्चन मैंने अलग से क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें एवरेज कांस्टेंट सिंगल था c, और क्यों सिंगल था? क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा था तो वहाँ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी थी कि वो उनमें ऑर्डर फर्स्ट था, तो उसका सॉल्यूशन भी जब निकलेगा तो उसमें एवरेज कांस्टेंट भी एक ही निकलेगा। लेकिन यहाँ मैंने ये ऐसा लिया है सॉल्यूशन कि जिसमें एवरेज कांस्टेंट 2 हैं, जैसे एक ये है और एक आपका ये है, ए एंड बी, यहाँ पर 2 एवरेज कांस्टेंट है। यहाँ ये 2 एवरेज कांस्टेंट है, ठीक है। और एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये क्या, एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक ये जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएशन करते हैं। सेकंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएट गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स और गिवन सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे उसको, बस सिंपल। तो देखिए जरा, अब मैं यहां इसको डिफरेंशिएट करूंगा। और अब एक बात और ध्यान रखना यहां पर, भाई अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था तो एवरेज कांस्टेंट भी एक ही आया था। लेकिन यहाँ इस सॉल्यूशन से मैं जब डिफरेंशियल इक्वेशन जब मैं फॉर्म करूँगा तो यहाँ एवरेज कांस्टेंट जो है ना वो 2 हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब फॉर्म होगी तो उसका ऑर्डर भी 2 ऑर्डर की होगी। वो बात समझ में आ गया नहीं? यहाँ एवरेज कांस्टेंट 2 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी जो निकल के आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो उसका ऑर्डर 2 होगा। तो एक तो 2 ऑर्डर का ध्यान रखना है, ठीक है ना, ऑर्डर 2 वाली आनी चाहिए। दूसरा, ए एंड बी जो एवरेज कांस्टेंट हैं उनका एलिमिनेशन होना चाहिए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में नजर नहीं आना चाहिए। बस 2 ही ध्यान रखनी है बातें। तो देखिए जरा, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए dy एंड dx
इज इक्वल ए इंटू 1 एक्स का, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस, ये इसको बी एक्स माइनस 1 ऐसे लिख देंगे, और इसको फिर जब इसका डिफ्रेंशिएशन तो माइनस इधर आएगा और बी और एक्स और ये -2 हो जाएगा, या मैं इसको डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल, ऐसे ही रहने दो इसको, कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक तो हमारा जैसे कि इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये आपका सेकंड हो गया। अब देखिए बात क्या है कि यहाँ 2 है ना एवरेज कांस्टेंट, तो हम डिफरेंशिएट भी 2 बार करेंगे। बात समझ में आ गई नहीं? ऑर्डर, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करने से तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ही निकला है ना, फर्स्ट ऑर्डर आया, इससे काम नहीं चलेगा। बस यही तो पहचान है इसमें, जितने एवरेज कांस्टेंट हैं उतने ही बार उसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, इसी को सेकंड को, अगेन डिफरेंशिएट सेकंड, तो देखो डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा, ए का 0 माइनस, देखो यहाँ ये 2 -2 इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये 2 बी और एक्स माइनस का 3 ऐसा हो जाएगा ये, क्लियर। मतलब डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2b अपॉन में एक्स क्यू, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको, या ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आए आप जरा, मैं इसको एक्स क्यू और डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2b, एक ये भी हो सकता है काम, इससे देख लीजिए। तो ये आपका एक तरह से थर्ड नंबर हो गया। तो 2 बार डिफरेंशिएट हम इसलिए करेंगे क्योंकि 2 एवरेज कांस्टेंट है यहाँ पर। अगर यहाँ 3 एवरेज कांस्टेंट होते तो मैं इसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करता। यहाँ 4 एवरेज कांस्टेंट हो तो मैं इसको 4 टाइम्स, इस सॉल्यूशन को 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करूँगा, और ऐसे ही रिलेशन निकलते आएंगे। जैसे ये पहला तो दे ही रखा है सॉल्यूशन, फिर हम डिफरेंशिएट करके हमने एक सेकंड रिलेशन निकाला, ये फिर हमने थर्ड निकाला, फिर फोर्थ निकाला। इन आपस में इन रिलेशंस को सॉल्व करने के बाद हम फिर ए और बी का एलिमिनेशन करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, वही डिफरेंशियल इक्वेशन वही डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए जरा, अब देखिए जरा यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक ये रिजल्ट निकाला मैंने लास्ट, एक ये भी है, एक ये रिजल्ट है, एक हमारे पास ये है, और एक हमारे पास ये वाला है। अब आप देखें कि इसको और इसको जरा देखें जरा, मैं इसमें इन दोनों में देखूं तो मैं इसमें क्या करूं कि इस वाले में मैं अगर x का मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड में इस वाले में, और इसके साथ फिर मैं इसका अटैच कर दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखें ना जरा। तो देखो पहले तो मैंने इसको सेकंड फर्स्ट को ही लिखा, y इज इक्वल ए एक्स प्लस बी अपॉन में x, ये लिख दिया। सेकंड में x का मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो इस सेकंड वाले में, फिर उसके बाद लिखो तो x डी वाई एंड डी एक्स, देखिए जरा, और इज इक्वल ए एक्स, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका b, ये हो जाएगा आपका b और x और माइनस का ये 1, या इसको मैं नीचे उतार दूंगा तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ऐसा, देख लीजिए, ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब मैं इन दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका और नंबर कुछ, ये आपका फर्स्ट और सेकंड ही तो लिए थे हमने, इनको सब्ट्रैक्ट करना जरा, सब्ट्रैक्टिंग, तो साइन चेंज कर दो, ये और ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखें, देखो ये वाले टर्म कैंसिल हो गए, मतलब ए का एलिमिनेशन हो गया यहाँ से। ऐसे कुछ एलिमिनेशन, कुछ मल्टीप्लाई करना, कुछ ये करना वो करना, मतलब ए और बी को हमें रिमूव करना है। और ये रिजल्ट यहाँ से क्या आया, y माइनस एक्स
और ये dy एंड dx ये निकल के आ रहा है इज इक्वल, ये हमने ऐड किए इज इक्वल का साइन, फिर ये कैंसिल हो गया और यहाँ ये हो गया आपका b अपॉन में x, और b अपॉन में x कितना हो गया आपका 2b अपॉन में x, ये बन गया। अब आप ये जो रिजल्ट आया आपका जो फोर्थ, अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अब इन दोनों को देखना है ना, इस थर्ड से और ये जो रिजल्ट फोर्थ आया, इन दोनों को जरा आप देखिए। यहाँ 2b की जो वैल्यू मैंने निकाला, 2b की वैल्यू क्या है, ये है, इस 2b की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। ये जो 2b की वैल्यू है, 2b इज इक्वल जो दे रखा है वहाँ यहाँ पर 2b की जगह पर यहाँ इसको पुट कर सकते हैं इसको हम। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से, तो देखो ये y माइनस एक्स डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल, और ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर, ये आपका ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और अपॉन में ये एक्स है, तो देखो इस एक्स से ये एक कैंसिल हो गया, और जो फाइनल अब रिजल्ट बन रहा है देखिए जरा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ यहाँ एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होके ये बचा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर इधर बचा, और इन दोनों टर्म्स को भी आप इधर ले आइए, तो देखो ये माइनस है तो इधर जाने पर प्लस हो जाएगा एक्स, और ये डी वाई एंड डी एक्स, और वाई जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का वाई इज इक्वल 0। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो गई, मतलब फॉर्मेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई आपके सामने। अब आप देख रहे होंगे किससे निकाली थी हमने, इससे निकाली थी, ये सॉल्यूशन था, या आपका सॉल्यूशन कह सकते हैं, या आपका फैमिली ऑफ कर्व्स कह सकते हैं, या ये जनरल सॉल्यूशन भी नहीं, जनरल वर्ड यूज करिए वहाँ पर, और यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 थे, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन से हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है ये, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है, देखो एक डेरिवेटिव ये रहा, एक डेरिवेटिव ये रहा, यहाँ 2 डेरिवेटिव है, ठीक है, और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एलिमिनेशन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसका ऑर्डर भी आप देख रहे होंगे, जितने यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतना ही इसका ऑर्डर है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखिए, ऑर्डर आपका यहाँ 2 है, ऑर्डर इसका 2 है, क्यों है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 थे, इसलिए इसका ऑर्डर हाईएस्ट जो, और जैसे ये डेरिवेटिव तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कौन सा है, ये 2, तो इसका ऑर्डर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, और ए और बी का एलिमिनेशन हो गया। बस ये है, क्लियर आ गया होगा समझ में मैटर, ठीक। तो ये सिस्टम है इसका। तो कभी भी अब ये ध्यान रखना है, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने ही टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो ये इसका, इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे फाइंड हो गई, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाले का मैंने फॉर्मेशन बता दिया, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है। सॉल्यूशन, फिर से इस बात को सुन लें, सॉल्यूशन का मामला है, सॉल्यूशन में डेरिवेटिव, बड़ा मोटी मोटी पहचान समझ लो इसकी, बड़ा सिंपल। सॉल्यूशन कैसा होगा, उसका कैसा उसको कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूशन दे रखा है, या वही सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन, या फैमिली ऑफ कर्व्स, या जनरल सॉल्यूशन, उसकी पहचान क्या है, उसमें डेरिवेटिव नहीं होगा, किसी भी ऑर्डर का नहीं होगा, ठीक है ना, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें दे रखे होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या एब्सोल्यूट कांस्टेंट दे रखे होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। एब्सोल्यूट कांस्टेंट के साथ सॉल्यूशन
पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की पहचान डेरिवेटिव नहीं होगा, कांस्टेंट हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी हो सकते हैं या एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन की पहचान। डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पर्टिकुलर कांस्टेंट नहीं दिखाई देंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव दिखाई देंगे। उसका ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 1 से अधिक डेरिवेटिव हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ 2 डेरिवेटिव दिख रहे हैं इसमें और इसका ऑर्डर 2 है और इसमें आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, उन्हीं का एलिमिनेशन किया है। तो जितने बार आपका जितने कांस्टेंट हैं उतने टाइम्स इसका डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन फॉर्म होती है। ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वीडियो आज आपको बस इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो फिर से लेंगे। थैंक यू।